नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। आज एक खास मेहमान जो सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जिसने भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बना दिया, जिसने भारत में किसानों के लिए क्रांति ला दी, जिसने दूध की नदियां बहा दी। हम बात कर रहे हैं श्वेत क्रांति की, और ये श्वेत क्रांति जितना आप जानते हैं उससे ज़्यादा आप सुनेंगे, जितना आप समझते हैं उससे ज़्यादा समझेंगे, और बहुत कुछ जो आपको प्रेरित करेगा, आपके जीवन के दिशा को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इस कहानी को सुनाने के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर प्रेम कुमार श्रीवास्तव जी। नाम में प्रेम है, लेकिन दूध जो है वो माता और बच्चे के बीच में भी प्रेम का आधार बनता है। लेकिन ये दूध देश की तरक्की का आधार कैसे बना, इस कहानी को हम सुनते हैं डॉक्टर पी के श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रेम कुमार श्रीवास्तव जी से। चूँकि एनडीडीबी के एक ऑफिशियल रहे हैं और साथ में आप न केवल डेयरी के लिए कंसल्टेंट है, देश के नामचीन कंसल्टेंट है, बल्कि डेयरी मैन के तौर पर इनकी पहचान भी है। और आपके ज्ञान, आपके अनुभव और आपका चिंतन बहुत आवश्यक है हमारे देश के नीति नियंताओं के लिए। तो अगर ऐसे कोई साथी सुन रहे हैं, ऐसे कोई विशेषज्ञ या देश के, राज्य के, राष्ट्र के कोई महत्वपूर्ण ऑफिशियल सुन रहे हैं, तो मेरा आग्रह है कि कहानी को थोड़ा गौर से सुनिएगा। डॉक्टर प्रेम कुमार श्रीवास्तव जी। नमस्कार दीक्षित जी, और सभी श्रोताओं को हमारा प्रणाम। और मैं ये कहानी शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है और हो सकता है कि आज की पीढ़ी इसे उतना ना जानती हो या शायद कहीं पढ़ी हो, सुनी हो, लेकिन मैं ये कहानी रिपीट करता हूँ। और डॉक्टर साहब, चूंकि हमारे यहाँ कहावत के तौर पर बहुत सी कहावतें हैं, लोगों को प्रेरित करने के लिए कहा भी जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन आवश्यकता आविष्कार तक पहुँचने की एक यात्रा होती है, और श्वेत क्रांति बहुत सटीक उदाहरण है इसकी। बिल्कुल सही है, यही हुआ है। क्योंकि ऐसा होता था कि प्री इंडिपेंडेंस की बात है, जबकि वहाँ आनंद में किसानों से दूध इकट्ठा करते थे। एक मिस्टर पोल्सन हुआ करते थे, और वो उसका क्रीम निकाल करके, उनकी एक क्रीमरी लगी हुई थी, छोटी सी क्रीमरी थी, उससे क्रीम निकाल करके और दूध को वो ले जाते थे बॉम्बे में। और ऑफिशियल्स जो होते थे, जो अधिकारी वर्ग होता था या ब्रिटिशर्स जो होते थे, उनको वो सप्लाई किया करते थे। ये कहानी है अंग्रेज़ों के दौर की। अंग्रेज़ों के दौर की। अभी भारत जो है अपने को समेट रहा था इंडिपेंडेंट होने के लिए। ये उस समय की कहानी है, 45-46 की कहानी है। तो उस समय इन लोगों ने क्या किया कि वो पोल्सन साहब क्या करते थे कि जब तो वहाँ पे मार्केटिंग कर पाते थे या ट्रेन की उनकी लॉजिस्टिक चलती थी, तो तब तक तो दूध वो बेच पाते थे। जब नहीं कर पाते थे तो दिक्कत ये हो जाती थी कि उसका करें क्या, तो वो मना कर देते। और किसान उसका क्या करे उस दूध का, तो किसान परेशान हो जाता था कि भाई अब हम दूध ले आए, इसका हम करें क्या। नहीं साहब, हम तो नहीं खरीदेंगे, आप लेके वापस चले जाओ। किसान बहुत परेशान हुए। और उस समय हमारे माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है हमारे देश के गृह मंत्री थे, और उनके बड़े भाई जिनको भाई काका के नाम से सभी लोग जानते हैं, तो वो उस समय किसान सारे उनके पास गए। और वहीं आनंद से बगल में ही एक गांव था जहां पे उनका घर है, तो वहीं रहते थे। तो वहां जाकर के उनको मिले, और उन लोगों ने बताया कि हम क्या करें इस दूध का। तो उन्होंने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा, यार कुछ कर सकते हो? बोले हम क्या कर सकते हैं, ये तो सरकारी मामला है ही नहीं, ये तो गाँव के लोगों का मामला है, और गाँव के लोग अपनी समस्या स्वयं सुधारें तो ज़्यादा बेहतर है। उस समय की नीति ही यही थी कि सारे लोगों को मिला करके। खैर, इन लोगों ने यही किया, और इन लोगों ने एक छोटा सा समूह बनाया, और वो समूह बढ़ते बढ़ते दूध अपना इकट्ठा करने लगा। और ये लोग वहाँ से स्वयं अपनी मेहनत से बॉम्बे में दूध ले जा करके देने लग गए थे। और पोल्सन साहब को धीरे धीरे कर्टेन करने लगे, चुनौती मिलने लगी। राइट, चुनौती मिलने लगी। इन लोगों ने एक छोटी सी क्रीमरी भी लगा दी। वो क्रीमरी कुछ दिनों चलने के बाद कुछ ख़राब हुई, तो उसको ठीक करने के लिए जिस इंजीनियर को बुलाया गया, वो इंजीनियर उस समय आरे मिल्क कॉलोनी, जो वहाँ पे ब्रिटिशर लोगों को दूध सप्लाई करने के लिए स्थापित की गई थी बॉम्बे में, उसी में वो उनको हेल्प करते थे। और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉय थे। तो उस समय वो वहाँ पर आए आनंद में देखने के लिए, और क्रीमरी उन्होंने 1 घंटे के अंदर ठीक कर दी। और ठीक करके उसके बाद शाम की उनकी ट्रेन थी, तो दिन भर उनको बैठना पड़ा, और रात के 8:30-9 बजे के लगभग उनकी ट्रेन थी। तो हमारे जो वहाँ भाई काका थे, त्रिभुवन दास पटेल जी, जो सरदार पटेल जी के बड़े भाई, उन्होंने उनको कई बार कहा कि ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुम यहीं रुक जाओ। उस समय बिल्कुल यंग थे कुरियन साहब,
वर्गीज कुरियन की बात कर रहा हूँ, जो भारत श्वेत के क्रांति के जनक। जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ डेयरी माने जाते हैं। तो उनको उन्होंने कहा कि यहीं रुक जाओ, क्यों नहीं यहाँ कर लेते हो, और हम सारे संगठन को तुम सपोर्ट करो और धीरे धीरे तुम इसको बढ़ाओ। कुरियन साहब को गवर्नमेंट की नौकरी मिली हुई थी आराम से, और फॉरेन से पढ़ के आए थे, तो उनके दिमाग में जैसे सबके दिमाग में रहता उनके दिमाग में भी था, मैं तो बड़ा कंफर्टेबल हूँ, क्या आराम करना? से जिंदगी चल रही है, आराम से जिंदगी चल रही है, सरकारी नौकरी है, महाराष्ट्र में है। हुआ ये था जी सर, हुआ ये था कि वो ट्रेन लेट हो गई 1 घंटा। तो भाई काका ने सोचा कि चलता हूँ, गाड़ी तो लेट है ही है, एक बार कुरियन को फिर से कहता हूँ कि रुक जाए क्या। तो यही हुआ एग्जैक्टली। जब वो वहाँ गए, कुरियन साहब बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, फिर नमस्ते किया कुरियन साहब ने कि सर आप क्यों आ गए? बोले एक बार और रिक्वेस्ट करने आया हूँ, अगर तुम रुक जाते तो इन किसानों का कुछ भला हो जाता। एग्जैक्टली यही हुआ। कुरियन साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, एक ट्रायल करता हूँ, अगर मेरे से हो गया तो मैं रह जाऊँगा। और फिर उसके बाद कुरियन साहब आनंद छोड़ के कभी नहीं गए। जब तक जीवित थे वो आनंद में ही रहे, आनंद में ही अपना जीवन यापन, अपना घर बनाया। तो इस प्रकार से उस क्रीमरी जो छोटी सी स्थापित हुई थी, वही क्रीमरी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अमूल का रूप लिया। और अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और ये आनंद यानी गुजरात का वो आनंद जिला जहाँ ये प्रयास हुआ, और उसने पूरे देश को एक मॉडल दिया। और वही मॉडल न केवल भारत में श्वेत क्रांति का आधार बना, बल्कि अगर वो ट्रेन लेट न होती तो कोई निकल जाता, और निकल जाता तो ये श्वेत क्रांति का जो आधार है वो कतई न बनता। और अगर त्रिभुवन दास पटेल, अगर उन्होंने अपनी चिंतन को ये दिशा न दी होती तो ये क्रांति फिर भी न होती। बिल्कुल सही। और किसानों ने अगर त्रिभुवन दास पटेल को चुना न होता हाँ। तो भी ये यात्रा आगे न बढ़ी होती। तो यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हम संगठित प्रयासों को स्वरूप देने की कोशिश करते हैं, उसका ये ज्वलंत उदाहरण है। और आज भी हमारे जितने किसान साथी हैं वो संगठित होकर जहाँ जहाँ प्रयास कर रहे हैं, वहाँ परिणाम सामने आ रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है। इसी कहानी में अगला चरण आता है, जबकि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई। हुआ ये था कि उस समय तक हमारे काम इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, इस प्रथा को, जिसको आनंद प्रथा कहते हैं, आनंद पैटर्न कहते हैं, मॉडल जो है आनंद, मॉडल जो था, जिस तरह से किसानों से दूध लेना, उनका पेमेंट करना, उसका विधायन करना, और उसके बाद उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया का नाम दिया गया आनंद पैटर्न। और उसको कई लोग अपने यहाँ लागू करने लगे थे, तो लेकिन संसाधन नहीं थे। और जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना था, वो कोई भारतीय मतलब प्रशासन का कोई विभाग नहीं था, गवर्नमेंट का उसमें कोई हाथ नहीं था। तो जो फंडिंग एजेंसी थी, जैसे वर्ल्ड बैंक था या जैसे यूरोपियन कंट्रीज थे, वो देना चाहते थे कुछ इनको, तो वो दे नहीं पाते थे। प्रॉपर चैनल चाहिए था। चैनल चाहिए था कि हमारे फंड को चैनल कौन करेगा, और ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, ताकि वो हमारा फंड जो जा रहा है वो फंड यूटिलाइज हो, और फिर उस लाइसेंस सर्टिफिकेट, और गवर्नमेंट की ऑनरशिप होनी चाहिए। गवर्नमेंट की ओनरशिप भी होनी चाहिए, हम ऐसे किसी को दे नहीं सकते। इस प्रकार से एक संस्था बनी, जिसका नाम बना नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। 1965 में ये संस्था बनी, और उसका मुख्य कारण यही था कि चैनल करना था। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई पैसा नहीं लिया, यूरोपियन यूनियन से इन लोगों ने 100 मैट्रिक टन पाउडर और 100 मैट्रिक टन बटर ऑयल, ये दोनों उन्होंने फ्री में मिला। और वो जो फ्री में मिला उनको, उसी को इन लोगों ने कैशिफाई किया, उसको उन जगहों पर दिया जहाँ ये पहले से ये आनंद पैटर्न चला रहे थे। उनका नाम रखा गया था 18 आनंद। और लेकिन इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है कि 18 आनंद का जन्म कैसे हुआ। 18 आनंद का जन्म इस तरह हुआ कि तब हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और वो आनंद के नाम सुने हुए थे और दूध की इन बातों को जानते थे, सुने थे। तो वो आनंद गए हुए थे विजिट करने के लिए, और वो किसानों का मसलों को हल करना चाहते थे। किसानों के प्रति काफ़ी रुझान था उनका, कि जय जवान जय किसान नारा ही था। तो उसके लिए गए, उन्होंने रात भर उन्होंने गांव में बिताया था। पहला प्रधानमंत्री जो रात भर गांव में बिताया, और देखा कि किस तरह दूध का कैसे कलेक्शन होता है, कैसे फार्मर आते हैं, कैसे देते हैं। तो फिर उन्होंने जब ये सब देखने के बाद लौट करके कुरियन साहब से जब मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि कुरियन साहब, आप बहुत ही सेल्फिश आदमी हैं, और ये तो आप, तो कुरियन साहब अचंभित
कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो मुझे गया, स्वार्थी कैसे कह दिया, मैं तो इतना बढ़िया काम कर समर्पित रहा होके हूँ, काम कर रहा हूँ। समर्पित होके जीवन दे दिया, गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी, यहीं के हो गए। फिर उन्होंने कहा कि भाई अपने केवल गुजरात में क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं पूरे देश में करते हो। तो इस तरह से 18 आनंद की स्थापना हुई। हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक आनंद आया था जिसका नाम था मेरठ मिल्क यूनियन जो बना था, वो आनंद 18 आनंद में से एक था। और इसी प्रकार पूरे देश में जालंधर था, ईरोड था, बड़ौदा था, इस तरह से बहुत सारे 18 आनंद बने। और इस तरह से आप समझिए कि श्वेत क्रांति की शाखाएं सब जगह गईं। और ये जो कमोडिटी हम लोगों को मिला था यूनाइटेड यूनियन से, यूरोपियन यूनियन से, उस कमोडिटी को इन्हीं के माध्यम से संस्थाओं तक पहुंचाया गया। और उन्होंने इसको दूध बना करके और उसको, जिसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फ्रेश मिल्क को लेकर के रिकॉन्स्टिट्यूट कर करके जहाँ जहाँ दूध की कमी थी, जिस जिस मार्केट में, उसमें इन लोगों ने फ्लड किया। इसीलिए इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन फ्लड। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी। और जब हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो दूध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक संपूर्ण पोषक तत्व के तौर पर इसे माना जाता है। कंप्लीट फूड है जो बच्चों के विकास के लिए भी ज़रूरी है और हमारे स्वास्थ्य के विकास के लिए भी ज़रूरी है। इस कहानी में आप ये भी जोड़ते चलें कि पूरी दुनिया में, जी, आपने बताया कि 25 सालों से भारत कभी पीछे नहीं गया। जी, जी, जी। और 25 सालों की इतिहास के साथ में जी। भारत में पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जी। यानी भारत के लोग दूध के प्रति जो उनकी अवधारणा है जी। वो अलग रही और ये सनातन अवधारणा से जुड़ी हुई है। जी। और साथ में आपने ये भी महत्वपूर्ण बात बताई कि जो दूध है, पूरी दुनिया दूध को कैसे देखती है और भारतवासी दूध को कैसे देखते हैं। जरा बताएं इस कहानी को। हम दूध को किस तरह से देखते हैं, आप देखें, अगर बड़ी एक अचंभे की बात है कि दूध को आप ले लीजिए, इसे संपूर्ण भोज्य, संपूर्ण आहार कहा जाता है। केवल एक चीज की कमी किया है, पता नहीं विधाता ने क्यों किया है, वो है आयरन। केवल एक ही ऐसा तत्व है जो इसमें नहीं होता, बाकी सारे भोज्य तत्व जो है सब है एक परफेक्ट आहार के इसमें होते हैं। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड माने या न माने, शिशु पलता तो दूध पर ही है, चाहे जो भी हो। तो भारत को इसको जो है एक आहार, संपूर्ण आहार की तरह देखता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और हम लोग दूध को इसलिए इस तरह से लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ समझ लीजिए कि दूध जो प्रोडक्शन होता है वो छोटे छोटे किसानों से होता है, हर घर में होता है। और वो बेचे या ना बेचे, खाने को रखता है। जैसे आपने अभी कहा कि भारत जो है पिछले 25 साल से ज़्यादा समय से वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है और बना रहेगा। और जितना गैप भारत में और यूएस ने, नेक्स्ट नंबर पे यूएस है, तो जो उसमें गैप है उसमें कहीं कोई संभावना नहीं है कि आगे कभी भी कोई भी वर्ल्ड का देश हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हो पाएगा। ये संभावनाएं हैं ही नहीं, संभव नहीं है। ये समझिए भारत ही रहेगा। और जो आपने कहा कि इसके प्रति व्यक्ति उपलब्धि वर्ल्ड का एवरेज जो है 305 ग्राम है, जबकि हम लोगों का, भारत का 425 ग्राम हम लोग और पहुंच ये गए तब हैं। है जब भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, अगर हम चीन के बाद। क्योंकि हम उपलब्धियों को आबादी से बांट करके ही देखते हैं। तो अगर आबादी कम होती तो हम कहीं हो सकता है 1.5 लीटर के आसपास होते। तो ये है। दूसरी बात, हमारा उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है पूरे इंडिया का। इंडिया का 16 से 17% का दूध जो होता है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो यूपी से जाता है। हाईएस्ट बफलो मिल्क यूपी का है। और सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ गोधन, जिसे हम कैटिल कहते हैं, कैटिल संख्या, उनकी संख्या, वो उत्तर प्रदेश में। हाईएस्ट नंबर ऑफ बफलो उत्तर प्रदेश में। ये सारी विशेषताएं हमारे पास हैं और हम लोग इन सारी विशेषताओं के बल पर ही कभी भी डेयरी का जो है प्रोडक्शन जो है कभी निगेटिव नहीं रहा। ये बराबर भी नहीं रहा, हमेशा बढ़ता रहा। हम लोग 6.2 CAGR का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये CAGR क्या है? ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इसको CAGR कहते हैं। तो किसी एक वर्ष को बेस माना जाता है और उससे देखा जाता है कि इस वर्ष कितना हुआ, इस वर्ष कितना हुआ, इस वर्ष कितना हुआ। अगर आप देखेंगे तो 51 में
केवल 17 मिलियन मैट्रिक टन हम लोग पैदा करते थे और आज 210 मिलियन मैट्रिक टन हम लोग पैदा कर रहे हैं। ये 2020 का डेटा है, 2021 का डेटा है। अभी 22 का डेटा जब आएगा तो ये 210 मिलियन करीब करीब हमारे ख्याल से 220 के या 225 के आसपास हो जाएगा। आपसे बातचीत में एक बात और समझ में आई कि दुनिया में जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं और भारत के मिल्क प्रोड्यूसर दोनों के पैटर्न में बड़ा फर्क है, बहुत अंतर है। जरा बताएं हमें, समझाएं। जमीनी अंतर इतना भयंकर है। आप समझिए ना कि 80 मिलियन फार्मर्स को ये डेयरी विभाग सपोर्ट करता है, चाहे प्राइवेट से हो चाहे गवर्नमेंट से हो, जो भी हो, दूध सपोर्ट करता है। उनके ऊपर उनकी जीविका टिकी हुई है और करीब 8 मिलियन के लगभग आप समझ लीजिए हम लोगों को रोजगार देते हैं इसमें, जो लोग नौकरियां करते हैं। मैं भी दूध में ही रहा जिंदगी भर। उसके बाद ये समझिए कि ये जितने भी मार्जिनल फार्मर हैं, छोटे फार्मर हैं, मजदूर हैं, लैंडलेस हैं, और इन लोगों के पास 85% एनिमल इन्हीं के पास है और 47% दूध का ये लोग प्रोडक्शन करते हैं। अब जो बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के ऐसे देश के लिए चिंता की बात है कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटी जोत के किसान हैं, वो बहुत संकटग्रस्त हैं, चिंता है। लेकिन भारत की श्वेत क्रांति में सबसे बड़ी हिस्सेदारी उनकी सबसे है। बड़ी हिस्सेदारी है और ये बहुत बड़ी बात है, यानी कोई हाथ खाली नहीं है। अगर देखें तो संभावना भी अपार हैं और कितनी और कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है। संभावनाएं अपार इस तरह से हैं कि एक छोटा सा काम अगर कर दिया जाए कि थोड़ा सा हरा चारा की व्यवस्था अगर सरकार की तरफ से, सरकार के एजेंसीज की तरफ से उनके सपोर्ट में अगर हो जाए, सब्सिडीज़ करके या जो भी करके, तो आप समझिए जो प्रोडक्शन आज गाय जो है 8 लीटर कर रही है उसको 12 लीटर करने में देर नहीं होगा। क्योंकि पोषण की समस्या है, पोषण की समस्या है, केवल हरे चारे की समस्या है और बहुत जेन्युइन समस्या है। हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन 172 मिलियन हेक्टेयर जो हमारी एरेबल लैंड है वो सर प्री इंडिपेंडेंस इतनी ही थी और आज भी इतनी है, वो नहीं बढ़ी। आप ताज्जुब करेंगे। और प्रोडक्शन हमारा बढ़ता जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और कैटिल हमारा 3 गुना हो गया है। तो डेफिनेटली कैश क्रॉप के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि लोग चारे के लिए ज़मीन को अलग नहीं कर पाते और इसलिए चारे का प्रोडक्शन भी 4.2 हेक्टेयर में, मिलियन हेक्टेयर में हम लोग जो कर रहे हैं वो तब भी करते थे, आज भी करते हैं। और शायद एक बड़ा कारण है कि अभी इस चारे के प्रोडक्शन के स्टार्टअप्स आ गए। इसमें बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आ गए। अब लोग, बहुत से लोग इसमें ये बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है। मैं चाहता था इस बात को डिस्कस करना। डेयरी का नाम आते ही लोगों के दिमाग में आता है कि कुछ गायें बंधी हैं और दूध निकल रहा है। ऐसा नहीं है। इसके एलाइड डेयरी में इतने ज़्यादा, क्योंकि मैं डेयरी बिजनेस का एक्सपर्ट हूँ, इतने बिजनेसेस हैं कि आप गिनने से थक जाएंगे। देखिए, एक तो ये है कि हम गाय नहीं रखते हैं और किसान से हम पूल करते हैं मिल्क को और उसको आगे बढ़ा करके और उसका विधायन करके, प्रोडक्ट बना करके, मार्केट में डाल करके और उससे हम व्यवसाय करते हैं। ये एक हो गया। दूसरा ये हुआ कि हम भाई फार्म में गाय रखते हैं, खुद पैदा करते हैं, खुद उसके प्रोडक्ट बनाते हैं और उससे हम व्यवसाय करते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा ये है कि साहब आजकल जब चारे की इतनी समस्या आई तो लोगों ने साहब साइलेज का बहुत बड़ा प्रोडक्शन, इतने बड़े बड़े प्लांट लग गए इस कंट्री में। आप ताज्जुब करेंगे, गवर्नमेंट की सपोर्ट इसमें नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने प्राइवेट लगाया। वो देख रहे हैं कि मार्केट है। प्राइस जो चारा, जी, जो चारा 2 रुपया 3 रुपया, ग्रीन चारे की बात कर रहा हूँ, 2 रुपया 3 रुपया पर केजी जा रहा है, वो उनको 8 रुपये में बिक रहा है साइलेज बना देने के बाद। तो उन्होंने साइलेजिंग की मशीन बना दी और बड़े बड़े साइलेज बेल्स जो हैं तैयार हो गए हैं। अब वो बेल्स जो है आप ताज्जुब करेंगे अक्रॉस द कंट्री जा रहे हैं। इतनी बड़े बड़े सप्लायर पैदा हो गए हैं। ये भी एक डेयरी व्यवसाय है, बहुत बड़ा व्यवसाय। कैटल फीड का आप जानते ही हैं कि इतना बड़ा प्लांट होता है कैटल फीड। बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई 100 मैट्रिक टन का, और इसका गोदरेज हैं, चाहे बहुत सारे हैं जो कैटल फीड बनाते हैं। जितने कोऑपरेटिव हैं सारे कैटल फीड बनाते हैं। वो व्यवसाय एक अलग है, समझिए आप। उसके बाद और आगे थोड़ा सा बढ़िए तो एक व्यवसाय है कि जब भी कोई डेयरी प्लांट लगता है साहब, वो प्लांट को भी तो कोई बनाएगा। तो डेयरी मशीनरी एक अलग से व्यवसाय है। अब उसके बाद आप कहेंगे कि डेयरी मशीनरी में हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे आप कहेंगे कि हम पनीर बनाएंगे, आप कहेंगे हम दही बनाएंगे, आप कहेंगे हम लस्सी बनाएंगे या आइसक्रीम बनाएंगे।
अब उस आइसक्रीम में जो पड़ रहा है, जो बैक्टीरिया का कल्चर पड़ रहा है, जो Components उसमें जो है। कंपोनेंट पड़ रहे हैं, इसके सप्लायर हैं। आप अमेज़न पे चले जाइए, खाली लिख दीजिए कि फलाने चीज़ हमको चाहिए आइसक्रीम के लिए, 15 सप्लायर की लिस्ट आ जाएगी। तो डेयरी बिजनेस अब केवल गाय और उनके दूध तक सीमित नहीं रहा है, ये पूरे देश में ऐसा व्याप्त हो गया है। और सबका अगर हम वैल्यू प्रोडक्ट देखेंगे, वैल्यू आउटपुट देखेंगे, तो कई गुना ज़्यादा है। हमने जो वैल्यू आउटपुट आपको बताया था, जो करीब 8.5 लाख करोड़ हाँ 8.5 लाख करोड़ जो था, वो केवल दूध का है। पूरे देश में 12.5 लाख करोड़ में से 8.5 लाइव स्टॉक का 12.5 लाख करोड़ का, उसमें 8.5 लाख करोड़ दूध का ही है। केवल दूध का है। इतनी बड़ी हिस्सेदारी, इतनी बड़ी भागीदारी। हाँ, परंतु क्षोभ थोड़ा सा होता है। अब की जब बजट आया तो हम लोगों ने लिखा कि भाई बजट तो आया है डेयरी में, ठीक है, बड़ी गवर्नमेंट की कृपा रही है कि कम नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग चाहते थे कि बढ़ाया जाए, क्योंकि हम 35% एग्रीकल्चर जीडीपी का सपोर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूशन है आपका, कंट्रीब्यूशन है। तो उसके बराबर तुलना में हिस्सेदारी हो 1.37% ही हमको एग्रीकल्चर का वो मिलता है एक्सपेंसेस के लिए। ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, उल्लिखित करना चाहता हूँ, ताकि हमारे बहुत से लोग जो इस विषय से जुड़े हुए हैं वो इस पर ध्यान देंगे और निश्चित रूप से आके अनुपूरक बजट हो या आगे के बजट में इस पर बड़ा आमूल चूल बदलाव हो। 35% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन और वापसी 1.37% भी नहीं है। तो ये जो है एक बड़ी सोचने की बात है। और हम लोग इसीलिए लिखे, मैंने अपना जब इसका वो दिया था, एक टाक दिया था, तो उसमें यही कहा था कि अपेक्षाएं हमारी बिना आधार के नहीं है। हमारे पास आधार है, तब हम कह रहे हैं हमें इतना तो पैसा दीजिए। हम निवेदन नहीं है, निवेदन बराबरी की बात कर रहे हैं तो भी बहुत हो जाएगा। तो भी बहुत हो जाएगा। तो ये है बिल्कुल। तो ये हमारे जो दूध से जुड़ने की चाहत रखने वाले, या दूध से प्रेम करने वाले, या दूध में समाधान देखने वाले जितने लोग हैं, उनके लिए ये बहुत सकारात्मक कहानी के रूप में हम आप तक लेकर आए हैं। और डॉक्टर प्रेम कुमार श्रीवास्तव जी की तरफ से जितने इनपुट्स दिए गए हैं, ये निश्चित रूप से ग्रहणीय हैं और चिंतनीय हैं, और आगे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो सकारात्मक पहलू हैं, वो आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको भी कुछ पहल करने की प्रेरणा देंगे। और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में 25 साल की एक विज़न लेकर के देश भी आगे बढ़ रहा है, आप भी आगे बढ़ें, तो देश की क्रांति में अगली जो क्रांति होगी, तकनीकी क्रांति, श्वेत क्रांति के साथ, उसमें हमारे बहुत से युवा साथी आ सकते हैं, बहुत से टेक्नोलॉजिस्ट आ सकते हैं, बहुत से रिसर्चर्स आ सकते हैं, एक्सपर्ट्स आ सकते हैं, हो सकता है कोई किसान भी इस कहानी का अगवाकार बने। सभी संभावनाएं खुली हुई हैं, संभावनाओं का असीमित द्वार है, और साथ में जो चिंताजनक बातें हैं उस पर चिंतन करने वालों के लिए भी खुराक है, ताकि वो भी चिंतन कर माकूल स्थान पर माकूल तरीके से पहुंच बनाएं और भूमिका अपनी बढ़ाएं, ताकि अगला बजट एक नई कहानी हमको सुनाए और हमारे देश में श्वेत क्रांति की जो गति है वो और ज़्यादा तेज हो जाए। एक क्षण लेते हुए केवल स्टार्टअप की बात बता दूं, क्योंकि जो ऐसे एंटरप्रेनर्स हैं जो चाहते हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, मान लीजिए हम दूसरों को नौकरी दे, जैसे देश का भी एक आवाज़ है कि हम नौकरियां पैदा करेंगे, और ये ज़्यादा आसान बात है और बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि हमारे देश में लोग जो है कृषि को जो है सर्वोत्तम मानते रहे, जो पशुपालन है वो कृषि का हिस्सा है। तो हम नौकरियां पैदा करें, मतलब स्टार्टअप लगाएं। मान लीजिए आप स्टार्टअप लगाते हैं, आप समझिए मतलब दिशा से 3 दिशा से आपको सपोर्ट मिलता है। आपको MSME से सपोर्ट मिलता है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से आपको सपोर्ट मिलता है, और उसके बाद हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिसमें नाबार्ड है, इनसे सपोर्ट मिलता है, NDDB है, इनसे सपोर्ट मिलता है। तो अभी आप देखें, अगर स्टार्टअप की पोजीशन थोड़ी सी देख लें डेटा का, हाईएस्ट स्टार्टअप इस समय डेयरी के ऊपर बेंगलोर में खुले हुए हैं, कर्नाटक में, और हाईएस्ट स्टार्टअप खोलने वाले IITians हैं, जो लाखों लाख के अपने पैकेज को छोड़ करके डेयरी व्यवसाय में घुसे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। दूसरी बात उन्होंने बड़ी अच्छी की है कि हम लोग जिस टेक्नोलॉजी को आज तक समझते रहे, पढ़ते रहे, बोलते रहे, हमारे विचार को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको दूध को रखना ही नहीं है 2 घंटे से ज़्यादा, हम तो सीधा गाय से और उनके घर तक पहुंचा देंगे, और उसका हम साहब 80 रुपया लेंगे रेट का। और वो ले रहे हैं, लोग खुश हैं, लोग दे रहे हैं, क्योंकि दूध को छुआ ही नहीं गया, प्रोसेस नहीं हुआ, हाँ, कुछ भी नहीं, हाथ लगा ही नहीं, थन से निकला, ठंडा हुआ और ठंडा ठंडा उनके घर पहुंच गया। ये स्टार्टअप इंडिया में बहुत जगह चल रहा है।
छोटे छोटे पैमाने पे चल रहा है। एक समय आएगा, जो आपने अभी कहा, एक समय आएगा कि ये बड़ा रूप लेंगे, और ऐसा ऐसा समय आएगा कि आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ ना एडल्ट्रेशन की कोई समस्या रह जाएगी, और ना जो देसी काऊ की गाय का जो हमारी जो, क्योंकि उनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी है। A2 मिल्क जो कहलाता है, आजकल बहुत हल्ला हो रहा है कि एक A2 मिल्क है, A2 मिल्क है। तो वो सत्य है कि हमारी जो इंडिजिनस गायें थी, जिनका अब जो है बहुतायत में बढ़ाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को एजेंसी बनाया गया है। ये आपकी जिम्मेदारी है, और उसके लिए योजनाएं बनाई पैसा सरकार दे रही है, जिम्मेदारी आपकी है, और ये आप कराएंगे कि इंडिजिनस ब्रीड को कल को कोई ख़रीदना चाहे, रखना चाहे, फार्म बनाना चाहे, तो कहीं उसका जीन तो हो, कहीं ब्रीडस तो हो, जीनोम तो हो, बछिया तो हो, जिससे लेके बने। तीसरा, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है, जो कि हम हमेशा सोचते हैं कि मेल काफ का क्या करेंगे, मेल काफ का क्या करेंगे, क्योंकि मशीनिक युग है, तो अब तो बैल से तो काम नहीं चलेगा ना, तो मशीनिक युग है। तो हम इसके लिए क्या कर, देखिए इसी कंट्री में अमेरिकन कंपनी से, CRI से, उसके कोलेबोरेशन से लेकर के हमारे यहाँ सेक्स सीमेन बन रहा है अब केवल, जिसमें कि करीब 95% ये संभावनाएं रहती हैं केवल फीमेल बछिया ही होंगी। तो ये व्यवस्था भी 3 एजेंसियां गवर्नमेंट इंडिया में चला रही हैं, जिसमें प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट की एजेंसी जो CRI से मिली हुई है। लुधियाना में है वो प्राइवेट है, हैदराबाद में है वो प्राइवेट है, और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। तो ये सारे विकास जो हुए हैं, ये सारे डेयरी के व्यवसाय हैं। बिल्कुल, और इसकी एक अलग कहानी हम आप तक लेकर आएंगे डॉक्टर प्रेम कुमार श्रीवास्तव जी की जुबानी। लेकिन आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी प्रतिक्रियाओं से हम जुड़ें और हमसे आप जुड़े रहें, और ये रिश्ता एक लंबी यात्रा तय करे, और इस यात्रा में बहुत से हमारी जो चिंतन हैं वो जुड़ते चले जाएं, और हम एक क्रांति की यात्रा में सम्मिलित होते चले जाएं, क्योंकि कलयुग है, और कलयुग में बहुत से प्रयास जो है वो फलीभूत होते हुए दिख रहे हैं, और उसमें हम सब मिलकर संघे शक्ति कलयुगे एक फिर से उसको अनुभूत कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो सुनने के लिए धन्यवाद, और आपका डॉक्टर साहब कहानी सुनाने के लिए, थैंक यू क्योंकि वेरी ये मच। कहानी कम लोगों तक पहुंची है, वो भी पहुंची, और आपका फीडबैक भी। अगली कहानी इसके बाद जल्द लेकर हाजिर होंगे। दीजिए अनुमति, सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। नमस्कार।